बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्स 2022 का जो पेपर हुआ उस पेपर का कुछ सॉल्यूशन मैं आपको जो वो बताने लगा हूँ। इस तरह की ऑब्जेक्टिव जो वो आपके एमडी कैट पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स में भी पूछी जा सकती हैं। आप एक एक चीज़ को जो वो गौर से सुनिएगा और एक एक चीज़ को मैं आसान वे में जो वो बयान करने की कोशिश करूँगा और मैक्सिमम जो वो उससे रिलेटेड जो वो और किस तरह की ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती हैं ये भी आपकी जो मैं कुछ हेल्प करूँगा। पहली ऑब्जेक्टिव जो पूछी गई कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ वेव ड्यूरिंग वन साइकिल, तो इसे जो वेव लेंथ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है हमारे पास जो क्रस्ट से लेकर क्रस्ट या ट्रफ से लेकर जो ट्रफ का फासला होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो वेव लेंथ था वहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी ऑब्जेक्टिव पूछी गई वहाँ से पूछा गया कि हमारे पास जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में अगर जो वो पहले जो वो टाइम पीरियड जो हमारे पास 1 सेकंड हो, फिर जो वो हम मैथ्स को जो वो 16 m कर दें तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। डेफिनेटली हमारे पास टाइम पीरियड का छोटा सा फार्मूला होता है 2πm/k स्क्वायर रूट। तो मैथ्स को जो वो अगर आप 16 कर दें तो डेफिनेटली टाइम पीरियड जो वो 4 जो वो सेकंड कुछ हो जाएगा। 4/16 का जब आप जो वो स्क्वायर रूट लेंगे। अगर यहीं पे जो वो आपके पास जो वो इसका जो वो सिंपल पेंडुलम का जिक्र होता तो आपको पता है 2πl/g स्क्वायर रूट है। फिर मैथ्स का अगर जिक्र होता तो इंडिपेंडेंट जो वो फैक्टर है मैथ्स जो वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिहाज से। तीसरी जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि लाउडनेस ऑफ जो साउंड होती है वो आमतौर पर किस चीज़ पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा इस तरह की ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछी जाती है। तो आमतौर पर ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन था। इंटेंसिटी जो वो आमतौर पर डिपेंडेंट फैक्टर होता है लाउडनेस का। चौथी जो ऑब्जेक्टिव पूछी गई वो ये पूछा गया कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड अक्सर जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड जब आपसे टेम्परेचर रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती हैं तो ये फार्मूला याद रखा जाए VT = V0 + 0.61 T। तो हमारे पास 0.61 मीटर फी सेकेंड जो वो यहाँ पे जो वो राइट ऑप्शन था। इसके बाद जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पूछी गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो वो किस चीज़ पर बेस करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स। छठी ऑब्जेक्टिव में कुछ बातें पूछी गई ये अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, थर्मोडायनामिक कोई प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम आइसोकोरिक प्रोसेसेस कहते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो आमतौर पर आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं। अगर हमारे पास Q कांस्टेंट हो तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे P कांस्टेंट के बारे में पूछा गया तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो वो राइट ऑप्शन था। सातवीं ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फार्मूला पूछा गया तो E = 1/2CV इसका स्क्वायर। अगर ये इंडक्टर से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछी जाती तो वहाँ पे E = आपके पास 1/2LI² होगा। एक और ऑब्जेक्टिव भी अक्सर पूछी जाती है इसी से रिलेटेड कि आमतौर पर जो कैपेसिटर होते हैं वो किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, जबकि इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। आठवीं ऑब्जेक्टिव पूछी गई कि हमारे पास जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। याद रखिएगा आमतौर पर हमारे पास इसके यूनिट न्यूटन पर कूलम अक्सर पूछे भी जाते हैं या इसके और यूनिट जो वो वोल्ट पर मीटर भी इसी के यूनिट होते हैं। एक और बात भी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड वो ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो V/d के बराबर होती है। आपने पढ़ रखा है आमतौर पर हमारे पास जो -ΔV/ΔR, यानी कि ये जो -ΔV/ΔR होता है इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। नामी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछी गई कि हमारे पास जो वो कौन जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो डेफिनेटली ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जो वो ये AC की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर जो होता है वो DC की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। 10th ऑब्जेक्टिव में पूछा यह गया कि आमतौर पर हमारे पास जो वो V प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास I के। अगर जो हम जो वो फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें तो ये ओम लॉ की बेहतरीन स्टेटमेंट है। आपको जब वो कुछ लॉज को रिकॉल आना चाहिए। ओम लॉ जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास I होता है। हमारे पास हमने गासेस लॉ के बारे में पढ़ा है। गासेस लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी जगह पे फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास सिग्मा ओवर जो हमारे पास जो वो Q के बराबर होती है। तो हमारे पास ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी हो गासेस लॉ से रिलेटेड तो फिर आप मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
1/ε0 क्रॉस जो हमारे पास क्यू के बराबर होता है। उसके बाद जो आपको जो वो पता होना चाहिए एम्पेयर लॉ, अगर आपको करंट दिया गया हो, क्लोज जो वो लूप हो करंट का, फिर आपने जो वो ये अगर मालूम करना हो तो बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू हमारे पास जो आप फार्मूला यूज करते हैं म्यू नॉट आई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे म्यू नॉट जो वो हमारे पास परमिएबिलिटी होती है, जिसके जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ होती है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। 11वें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल जो होती है तो इंक्रीज करती है जो वो टेम्परेचर के साथ साथ। याद रखिएगा दो किस्म के जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, एक हमारे पास पीटीसी एलिमेंट होते हैं, एक एनटीसी एलिमेंट होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, स्टूडेंट्स ना भूलिएगा ये बातें। हमारे पास ये जो चौथा ग्रुप है कौन, सी, गीता, सनीहा, उसके बाद प्रीबा, ये मैं कुछ स्टूडेंट्स को याद कराता रहता हूँ। कौन, सी, गीता, सनीहा, प्रीबा वाला ग्रुप, चौथा ग्रुप ये जो है वो एनटीसी है। यानी कि यहाँ पे जो है वो आमतौर पर जब आप जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इन जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो रेजिस्टेंस है ये आमतौर पर कम हो जाती है। बाकी सारे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो पीटीसी में आते हैं, यानी कि इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आमतौर पर हमारे पास जो वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है। 12वें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है बी पर, जो वो कि एक दूसरे के साथ जो वो अगर जो हम डिस्टेंस को क्या करें तो 1/r के लिहाज से अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, आपने एम्पेयर लॉ वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा है, तो हमारे पास ये जो वो कुछ ये कम होता जाता है। तो 1/r यहाँ पे राइट ऑप्शन था। 13वीं ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछा यह गया कि हमारे पास जो वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस वक्त क्या होगा हमारे पास जब जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आमतौर पर एक दूसरे के साथ अगर जीरो एंगल के साथ हो तो मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे प्लेन एरिया या फिर जो वो हमारे पास सरफेस एरिया का कुछ जिक्र किया जाता फिर जीरो का कहा जाता तो फिर मैं जो वो इसे डेफिनेटली जो वो फिर क्या कहता, फिर मैं इसे मिनिमम कहता। तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया से रिलेटेड जो वो क्लियर होने चाहिए। यहाँ फार्मूले में जो वेक्टर एरिया इन्वॉल्व है। उसके बाद जो वो पूछा गया कि लेंजेस लॉ किस चीज़ पर बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो बेस करता है। उसके बाद जो फ्लेमिंग रूल के बारे में पूछा गया। फ्लेमिंग का रूल जो वो आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का जो रूल है आमतौर पर हमारे पास ये फ्लेमिंग साहब का रूल है, इसमें तीन जो वो आप 2 उंगलियों और एक थंब का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये राइट हैंड रूल आप इस्तेमाल करें याद रखिएगा तो हमारे पास ये जो उंगली है 4 फिंगर के साथ वाली उंगली ये आमतौर पर हमारे पास जो वो फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है, ये करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है और अंगूठा जो है वो इस वक्त जो वो फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। पूछा यह गया कि अंगूठा किस चीज़ की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। लेकिन इसी रूल को अगर जो है वो हम लेफ्ट हैंड के उसमें वो करें तो फिर ये 4 फिंगर के साथ वाली पहले जो वो इलेक्ट्रिक हमारे पास जो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रही थी, जबकि अब जो है वो करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगी। ये जो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अंगूठा फिर भी फोर्स की डायरेक्शन को जो वो ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो वो राइट ऑप्शन था, थंब जो वो फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। उसके बाद पूछा गया कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो किस असूल पर जो काम करते हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा हमारे पास जो गैल्वानोमीटर टाई इज इक्वल टू नायाब काज अल्फा आपने फार्मूला एक जो वो डिस्कस कर रखा है उसके असूल पर काम करता है। मोटर व्हेन करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट रोटेट्स, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। सीआरओ याद रखिए आमतौर पर वो बेस करता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन किसी डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हैं तो आमतौर पर वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उसके असूल पर ये काम करता है। इसी तरह से याद रखिएगा हमारे पास जो वो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेकंड लॉ ऑफ कर्चॉफ के असूल पर काम करता है। इसी तरह से याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल पर काम करता है। इसी तरह से याद रखिएगा फोटोकॉपियर मशीन जो है वो आमतौर पर वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल पर, इंजेक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल पर जो काम करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आमतौर पर जो वो पूछी जा सकती हैं आपसे। उसके बाद जो 17 ऑब्जेक्टिव जो आमतौर पर जो वो पूछी गई वो हमारे पास के डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन था डायोड। जो आपने देखा होगा हमारे पास जो घरों में चार्जर यूज होते हैं, चार्जर में जो है आमतौर पर यही डायोड लगे होते हैं। डायोड के अलावा वहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसफर हमारे पास जो वो चार्जर होता है उसे जस्ट हमारे पास आई थिंक जो वो 4 वोल्ट चाहिए होते हैं जो वो हमारे पास, और वो भी डीसी के। हमारे जो मेन सप्लाई में जो हमारे पास वोल्टेज आ रही होती है वो हमारे पास एसी की होती है, 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके अंदर चार्जर के अंदर लगा होता है, मोबाइल चार्जर के अंदर
उसके बाद जो वो इसके अलावा उसमें डायोड लगे होते हैं। डायोड आमतौर पर यही रेक्टिफायर के तौर पर, तो फिर वो एसी को डीसी में तब्दील करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो 220 को जो वो 4 वोल्ट में तब्दील कर देता है। 18 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एसी को डीसी में तब्दील किया जाता है, तो डेफिनेटली वो रेक्टिफिकेशन है। 19 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि एक ग्रे जो है वो आमतौर पर किस चीज के बराबर होता है, आपने पढ़ रखा है 1 जूल पर किलोग्राम के बराबर होता है। 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिसिंग थी, जो वो नजर नहीं आ रही थी, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या ऑब्जेक्टिव थी, तो उसका जवाब मैं फिर लिख दूंगा। उसके बाद जो इलास्टिक कुलेयन के बारे में पूछा गया, इलास्टिक कुलेयन जो वो हमारे पास याद रखिएगा, इलास्टिक कुलेयन ऐसे कुलेयन होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। याद रखिएगा, इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में जो कंजर्व रहती है, जबकि हमारे पास जो वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इन इलास्टिक कुलेयन में। 22 ऑब्जेक्टिव में पूछा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलास्टिक क्या होता है, तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद 23 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि एंगल क्या होता है जब जो रेंज मैक्सिमम होती है। याद रखिएगा, ना भूलिएगा, आमतौर पर इस तरह की ऑब्जेक्टिव पूछ जाती हैं। 2 थीटा अगर पूछा जाए तो हमारे पास वो 90 डिग्री हो, थीटा पूछा जाए तो डेफिनेटली 45 डिग्री होगा, रेंज जो तब मैक्सिमम होगी। उसके बाद याद रखिए 24 ऑब्जेक्टिव के बाद में पूछा गया कुछ जो ऑप्शन दिए गए वहां पे, तो पूछा गया कि वो कौन सा हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है जो है वो करेक्ट नहीं है। तो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले। पहला ऑप्शन यहाँ पे मुझे देखने को मिला एक्शन एंड रिएक्शन है सेम नेचर, आमतौर पर यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एक्शन एंड रिएक्शन है यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, ठीक बात है। एक्शन और रिएक्शन जो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जो वो एक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं तो बी भी जो है वो हमारे पास वो है ठीक है। उसके बाद जो डी लिखा हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसल ईच अदर, जब एक बॉडी पर ही नहीं है वो, तो डेफिनेटली दो डिफरेंट बॉडीज पर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, तो नॉट ट्रू। एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसल ईच अदर, ये जो वो ठीक स्टेटमेंट नहीं है मेरे लिहाज से। उसके बाद जो वो 25 ऑब्जेक्टिव है, 25 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि 2 बसेस हैं मूविंग अपोजिट, जो वो एक बस की जो वो हमारे पास वेलोसिटी दी गई 100 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की दी गई 80 किलोमीटर पर आवर है। पूछा गया कि अपोजिट में जो मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। याद रखिएगा, इस तरह की ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछ जाती हैं, तो याद रखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो फिर इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बसेस, यानी कि आप जो वो 100 को और 80 को जो वो जमा कर दें तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 180, इसका जवाब आएगा 180 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसके बाद जो वो 26 ऑब्जेक्टिव पूछे अक्सर पूछ जाती हैं कि सेम रेंज जो वो किस पेयर की होगी, तो डेफिनेटली आपको बता रखा है कि आमतौर पर आप सारे पेयर्स को देखिए जिसका जो सम है वो 90 के बराबर आ रहा हो, वो जवाब ठीक होगा। 1575 का जो सम है वो 90 के बराबर आता है। इस तरह से ये जो इसकी जो रेंज है उसकी वैल्यू सेम होंगी। 27 ऑब्जेक्टिव है एच इज इक्वल टू आर, अगर वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर हो तो हमारे पास एंगल क्या होगा, तो 76 अगर इसे हल किया जाए, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फार्मूले को पुट किया जाए तो 76 जवाब आता है। उसके बाद जो 28 ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, तो किस चीज की एग्जांपल है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो एग्जांपल है। 29 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि 1 हार्स पावर जो है वो 76 वाट के बराबर होता है, आपको कई दफा बता चुका हूं। उसके बाद जो 30 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारे पास वो पावर कहलाता है। उसके बाद जो है 31 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 1 किलोवाट आवर में कितने जो वो जोल होते हैं, तो 3.6 मेगा जोल होते हैं। एक दफा पूछा गया किसी एंटी टेस्ट के पेपर में कि हमारे पास जो 1 वाट आवर किस चीज के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर को हल करते हैं तो 3.6 किलो में हमारे पास जो मेगा जोल आता है। अगर 1 वाट आवर को हल करें तो ये हमारे पास 3.6, उसके बाद जो किलो जोल जो है इसका राइट ऑप्शन आता है। और ये आपको पता है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जो हमारे पास किलो वाट आवर। उसके बाद हमारे पास जो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई थी कि किसी वो वर्क जिसमें जो वो आमतौर पर सर्टन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को उठाया जाए, उठाकर जो किसी ऐसी पोजीशन पर ले जाया जाए जहां पे ग्रेविटी बिल्कुल ना हो, तो आमतौर पर वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है वो वर्क। उसके बाद पूछा गया कि इफ स्पीड ऑफ बॉडी डबल्ड तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वहां पे डिफरेंट ऑप्शन जो वो मुझे देखने को मिले, तो याद रखिएगा अगर स्पीड को वो कर दिया जाए तो 1/2 m, उसके बाद v को अगर डबल कर दिया जाए तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 ज़रा 1/2 हमारे पास mv² हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2mv², वहां पे राइट ऑप्शन था
वहां पे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था मुझे, तो 2mv² ठीक ऑप्शन है, यानी कि ये जो फार्मूला है ये 2mv² बन जाएगा। 34 ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए 34 ऑब्जेक्टिव को, तो 34 हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास जो 2 हार्स पावर की लिखा हुआ है कि घर में मोटर लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये कितने वाट की है, तो डेफिनेटली जो 1 हार्स पावर जो 76 वाट होते हैं, तो 2 हार्स पावर जो 1492 वाट के जो बराबर होंगे। एक रेडियन आमतौर पर कितने डिग्री होते हैं, याद रहे एक रेडियन में जो 57.3 जो वो डिग्री होते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया था, मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट अराउंड इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू gr²। एक और बात भी आपको याद होनी चाहिए, इससे मिलती जुलती पूछ जाती है, एस्केप वेलोसिटी उसका जो फार्मूला होता है वो 2gr² होता है। अक्सर रेशो भी इन दोनों की पूछ ली जाती हैं, तो याद रहे रेशो पूछी जाए, इन दो फार्मूला से रिलेटेड आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। एस्केप में 2 आता है जबकि इसमें 2 नहीं आता। एक और बात भी याद रहे, क्रिटिकल वेलोसिटी की जो हमारे पास वो वैल्यू होती है वो 7.9 किलोमीटर पर जो सेकंड होती है, जबकि एस्केप वेलोसिटी अगर जो अर्थ के लिहाज से डिस्कस की जाए तो 11 किलोमीटर पर सेकंड जो इसकी वैल्यू है। उसके बाद पूछा गया 37 ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कि 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड है, तो हमारे पास जो वो एवरेज हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसे हल करें अगर 12 जरा, क्योंकि आपको पता है एक रेवोल्यूशन में जो 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 पाई रेडियन बटा 4 सेकंड, तो 6 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएंगे। तो इस तरह से 6 पाई रेडियन पर सेकंड वहां पे मुझे नजर आया, वो ठीक ऑप्शन था। उसके बाद जो 38 ऑब्जेक्टिव थे हमारे पास, एक्सलेरेशन जो सेंटीमीटर एक्सलेरेशन की डायरेक्शन किस साइड पर होती है, डेफिनेटली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक था। 39 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, मैं कई दफा बता भी चुका, जब मैं लाइट वाले चैप्टर आमतौर पर पढ़ाता रहता हूँ वेव से रिलेटेड बातें, तो क्रॉसटॉप वेव एक्ट है। क्रॉसटॉप वेव जो है वो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस के तौर पर एक्ट करती हैं। अगर जो पूछा जाता है आपसे जो ट्रफ, तो फिर वो अक्सर पूछा भी जाता है वो कनकेव वेव के तौर पर, जो वो कनकेव लेंस के तौर पर जो काम करता है। उसके बाद आखिरी जो ऑब्जेक्टिव पूछी गई वो थी 40 ऑब्जेक्टिव, और वो थी स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्पीड ऑफ साउंड का आपको पता है फार्मूला होता है E/ρ, उसके बाद स्क्वायर रूट होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पे अगर देखें इलास्टिक मॉडुलस पर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा जो वो हमारे पास डेंसिटी वाले फैक्टर को हम डिस्कस करते रहते हैं, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। वहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ था प्रेशर, तो प्रेशर जो वो राइट ऑप्शन था। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थी, इस तरह से मिलती जुलती ऑब्जेक्टिव MTCAT में भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में मैं जो वो डिटेल के साथ कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव्स जो वो 50 अबव ऑब्जेक्टिव जो वो कुछ आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा आपके आने वाले जो इंट्री टेस्ट से रिलेटेड। तो आप इस चैनल के साथ जो कनेक्ट रहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो वो ये मैसेज कन्वे कीजिए। तो अल्लाह ताला आपको जो ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।